पहले बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 4 दिसंबर को 2 दिवसीय हिंदुस्तान यानी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जी हां, 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का एक हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ डिफेंस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बात कर सकते हैं। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। इससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। अमेरिका का इस पर कहना रहा कि इससे रूस को यूक्रेन द्वारा युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा मौजूदा S-400 के बारे में आप सभी जानते हैं। मिसाइल सिस्टम, इसकी डिलीवरी, भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन, दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए एक मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी तमाम योजनाएं लंबित हैं। इस पर बातचीत होने की उम्मीद है। एनर्जी भी इसी विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस और भारत का सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश, उनके दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रही हैं। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमति जता सकते हैं। इसकी चर्चा हो रही है। इससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहेगा। इसमें रुपया, रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसा सिस्टम जो होगा वो शामिल हो सकता है। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजना में निवेश का मौका भी दे सकता है। रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। भारत और रूस स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्निक, व्यापार और पार्ट्स की विकास पर बातचीत करने वाला है। भारत रूस की मदद से कुडुनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र चला रहा है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है। दोनों देशों में यानी दोनों देश एक बड़े श्रम और कौशल यानी स्किल समझौते पर भी बात कर रहे हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। रूस ये चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर्स और अन्य कुशल कर्मचारी वहां काम करने आए। भारत के लिए भी एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीयों को विदेश में नौकरी के नए अवसर, नए मौके मिलेंगे। पुतिन की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़ी ताकतों के बीच तनाव है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वहीं अपने पुराने दोस्त, सबसे पुराने दोस्त कहना गलत नहीं होगा, रूस के साथ भी रिश्ते मजबूत रख रहा है। इसीलिए यह यात्रा भारत की संतुलित विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने अगस्त की शुरुआत में मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। ये मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक, ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता यानी बायलैटरल बातचीत के लिए हुई थी। इस दौरान भारतीय एनएसए ने कहा था कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुश हैं। तारीखें लगभग तय हैं। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी और 2022 से यूक्रेन युद्ध जो है वो लगातार जारी है। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे उस समय। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करने, सालाना $100 अरब से ज्यादा करने पर सहमति जता सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब
$60 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है। पीएम मोदी ने साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा की थी। वे ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस में थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रूस का दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया था। मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्राएं करने से बचते रहे। ये पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। इस साल ब्राजील में हो रहे G20 समिट में भी वो हिस्सा नहीं लेते दिखे। उनकी जगह विदेश मंत्री सरगई लावरोव पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन ये दौरा जो होने वाला है भारत का 2 दिवसीय, वो बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों में जो रिश्ते रहे उस लिहाज से भारत रूस समिट में तेल डिफेंस पर बड़ी वार्ता हो सकती है। स्टेल्थ फाइटर सौदे पर भी निर्णायक चर्चा, इस प्रकार की तमाम ऐसी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, वो धरातल पर आपको दिखाई देंगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हम कर रहे हैं बात, उनका एक बयान भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप चाहे तो वो उन्हें लिखित आश्वासन भी दे सकते हैं। उन्होंने यूरोप पर रूसी हमले की आशंका को पूरी तरीके से बकवास बताया है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय नेता सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं। वे अपनी जनता के लिए एक झूठा वहम पैदा करना चाहते हैं। इससे पहले यानी मंगलवार को जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने आरोप लगाया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नाटो कंट्री पर, नाटो देश पर हमला कर सकता है। वेडफुल ने बताया था कि जर्मन खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नई शांति योजना पर चर्चा चल रही है। पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेन की सेना को पीछे हटाना होगा। इस समय रूस का यूक्रेन के 19% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। इनमें ज्यादातर हिस्सा डोनबास और लुहांस्क प्रांत का है। पुतिन के मुताबिक युद्ध रोकने के लिए यूक्रेनी सेना को पीछे हटना होगा। पुतिन ने साफ कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रखने का विकल्प भी खुला हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे नहीं हटते तो हम ये लक्ष्य सैन्य कार्रवाई से पूरा करके दिखा देंगे। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 पॉइंट का प्लान तैयार किए बैठा है। इसके मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेना यूक्रेन में नहीं रहेंगी। प्लान में कहा गया है कि रूस द्वारा शांति प्रस्ताव को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डिफ्रीज होगी। ब्रिटेन के पास पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश यूक्रेन के साथ है। अब इस पे पुतिन की जो प्रक्रिया आई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे तौर पर समझाया भी, बताया भी कि अगर आप चाहे तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि मैं यूरोप पर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने जो ये टिप्पणी की कि तलवे चाटने वाली बात जो उन्होंने की, ये यूरोपीय नेताओं पर जो आरोप लगाया कि हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाले यूक्रेन हटे कब्जे वाले तथ्यों से शांति ट्रंप फैलाने में यूक्रेन को देना पड़ेगा बड़ा हिस्सा। ये तमाम चीजें जो उनके बयान के निकलकर सामने आई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन ने इस बयान को लेकर जो बातें कही हैं उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।
व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो हमला यूरोप पर नहीं करेंगे, क्योंकि जर्मनी की तरफ से जो बयान आया उसी बयान पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं लिखकर भी दे सकता हूं। साथ में उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया भी जो अपनी दी है, विशेष तौर पर यूरोपियन नेताओं के ऊपर। उन्होंने बताया कि हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाटने वाले ये लोग हैं। और क्योंकि बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 2029 तक यूरोपियन कंट्रीज में यानी नाटो देशों में से किसी एक देश के ऊपर रूस हमले की तैयारी कर रहा है, उस योजना पर वो काम कर रहा है। हालांकि इसको लेकर जो है बहुत स्पष्ट कर दिया है पुतिन ने। उन्होंने कह दिया कि रूस यूरोप पर हमला नहीं करेगा। और लेकिन उन्होंने साथ में यूक्रेन को लेकर जो बातें कही वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जो शर्तें रखी गई हैं शांति समझौते के अंतर्गत वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब इन सब के बीच में देखना होगा कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो कब समाप्त होता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करेंगे, क्योंकि उनके बेटे कासिम खान ने गुरुवार को जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा है किसी को भी नहीं पता है कि इमरान जिंदा हैं या नहीं। कासिम ने एक्स पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। न तो किसी को उनसे मिलने दिया गया, ना ही कोई फ़ोन कॉल या मैसेजेस। कासिम ने कहा है कि उनकी बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं है, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत को छिपा रही है। इमरान खान का समर्थन करने रावलपिंडी की अडयाला जेल पहुंचे खैबर पख्तूनवा केपी राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को भी पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर गिराकर पीटा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम सोहेल अफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई। अफरीदी गुरुवार को जिस समय जेल पहुंचे थे वहां भारी सुरक्षा तैनात थी। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की के दौरान पुलिसकर्मियों ने सीएम को लात घूंसे भी मारे, जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। सोहेल अफरीदी का कहना है कि सरकार को इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठे सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वे जनता के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अफरीदी ने आरोप लगाया है कि सरकार इमरान खान की हालत की सही जानकारी नहीं दे रही है। चेतावनी दी गई कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उसके नतीजे की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मौजूदा सरकार की होगी। उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तंज कसते हुए कहा कि देश के बिगड़ते हालात के लिए वही जिम्मेदार है। अफरीदी का कहना है कि इमरान खान तक पहुंच रोकना और उनकी सेहत की जानकारी छिपाना ये जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात है। इमरान खान की बहन यानी नूरेन नियाजी ने मीडिया को बताया कि पार्टी के नेताओं की जेल में मुलाकात पहले से तय थी, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इमरान खान कैसे हैं, क्योंकि जेल प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में खबर फैल गई है कि इमरान खान को मार दिया गया है, जिससे परिवार और ज़्यादा डर गया है। नूरेन का आरोप है कि पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि परिवार को रोकें और उनके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले कभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं हुआ है। उनके मुताबिक लोगों को बिना वजह मारा पीटा जा रहा है।